हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मनु हैव केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना? मतलब आज हम ये समझेंगे कि हमारा रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स क्या है। ठीक है, जो हमारे केमिस्ट्री पार्ट 1 है क्लास 12th का, उसका ये चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स को बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि रासायनिक बलगत की क्या है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है। ठीक, तो पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर का जो नाम है रासायनिक बलगत की, जो चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगत की, वो वास्तव में क्या है। ठीक है ना? जो चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगत की, वास्तव में रासायनिक बलगत की हम लोग कहेंगे किसको। ठीक, तो रासायनिक बलगत की हम लोग डिफिनीशन देते हैं। ठीक है ना? रासायनिक बलगत की हम लोग डिफिनीशन देते हैं। ध्यान सुनना, परिभाषा दिया जाता है रासायनिक बलगत की का। परिभाषा देना होगा तो परिभाषा देंगे। ठीक, कि भौतिक रसायन की ऐसी शाखा, भौतिक रसायन की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगत की कहलाती है। परिभाषा देंगे हम कि रसायन, भौतिक रसायन की ऐसी शाखा, ठीक, कि भौतिक रसायन की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगत की कहलाती है। ठीक है ना? मैंने कहने का मतलब कि रासायनिक बलगत की में हम लोग पढ़ते क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं। ठीक, और फिर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। प्रभावित करने वाले कारकों, ठीक है ना, कि प्रभावित करने वाले जो भी कारक होते हैं, कारक ही लिखो। ठीक है, इस चैप्टर में हमको डिटेल रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में डिटेल अध्ययन करना है। ठीक है, और फिर हमको ये सीखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है ना? तो इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में डिटेल अध्ययन किया जाए। वेग की बहुत सारी बड़ी कहानी है, ठीक, जो इस चैप्टर में पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे और फिर उस अभिक्रिया के वेग को जो प्रभावित करने वाले कारक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ज़रा जब हम ये समझ गए कि हाँ रासायनिक बलगत की क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, तो देखिए डिफिनीशन में उसमें आ रहा था बात रासायनिक अभिक्रिया का वेग, फिर बात आ रही है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो आओ जरा हम ये सीखते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है। ठीक है ना? वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहेंगे किसको। ठीक, फिर हम ये सीखेंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक, तो पहले ये देखा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है। तो जरा हम पहले ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है। देखो कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग का परिभाषा देते हैं कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के वेग का परिभाषा देना होगा तो परिभाषा देते हैं। इसकी परिभाषा देंगे हम कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। फिर से सुन लो कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को
अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है ना। एकांक समय का मतलब समय को नीचे रखेंगे और यहाँ पर समय को, एकांक समय को हम dt मान लेते हैं कि जो टाइम है ना, टाइम को dt मान लेते हैं। d लगने का अर्थ है कि मतलब कि एक छोटा सा समय माना जाता है, ठीक है ना, जिसको सिंपली हम लोग कैलकुलस की भाषा में dt दिखाते हैं, ठीक है। तो एकांक समय में कैलकुलस का मतलब कि अवकलन और समाकलन की भाषा में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, परिभाषा में बोले हैं कि एकांक समय, एकांक समय का मतलब एकांक जिस राज्य के साथ लगते हैं उस राज्य को हर में रखते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो टाइम को एक dt माने हैं उसको हर में रख लिए हैं, क्योंकि एकांक वाली राशि हर में होती है। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन, ठीक है ना। एकांक समय तो ले लिए, उसके बाद जो दूसरी एकांक वाली राशि के साथ जब दूसरी राशि आती है तो अंश में लेते हैं। फिर हम बोल रहे हैं एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन। मान लो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसकी सांद्रता में परिवर्तन dx है, तो dx को ऊपर लिख लेंगे। तो सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। यही बोले हम लोग, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम लोग dx/dt से दिखाते हैं, जहाँ dx जो है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है और जो dt है वो समय अंतराल है या समय है, ठीक है। तो सिंपली रासायनिक अभिक्रिया के वेग को दिखाने के लिए हम लोग dx/dt का प्रयोग करते हैं। या कहीं आवश्यकता होती है तो ये हमको पता है कि कहीं भी सांद्रता को दिखाया जाता है तो सिंपली केमिस्ट्री में सांद्रता को दिखाने के लिए उसके आगे बड़ा कोष्ठक लगाया जाता है। तो d लिख करके x के पहले बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, ऐसे लिख देंगे dx/dt। बड़ा कोष्ठक सांद्रता को शो करता है, ठीक। तो सिंपली ज़रूरत पड़ती है तो या तो dx/dt लिखते हैं, या ज़रूरत पड़ती है तो d बड़ा कोष्ठक में x/dt लिखते हैं, जहाँ बड़ा कोष्ठक सांद्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक। फिर एक बार सुन लो क्या बोले हम लोग कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं, जिसे dx/dt से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ये तो हमारा डिफिनीशन है रासायनिक अभिक्रिया का वेग का। लेकिन अभिक्रिया का वेग लिखते समय 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखना है तो उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखते समय 2-3 बातों को ध्यान में रखा जाता है। क्या क्या ध्यान में रखा जाता है, पहले उसको सीख लिया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ज़रा ये देखा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखते समय किन किन बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं, देख लिया जाए। पहली बात, कि यदि हमको वेग लिखना है तो सपोज करो एक हम रिएक्शन लिख रहे हैं A to B। ये मान लो सपोज एक रिएक्शन है जहाँ A हमारा अभिकारक है, ठीक है, और B हमारा उत्पाद है। ये हम मान ले रहे हैं कि A अभिकारक है और B जो हमारा उत्पाद है, ठीक। तो खुद सोचो, कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट करते हैं हम लोग, रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता है तो जैसे जैसे समय बीतता है तो अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घटती है और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती है। कहने का सीधा अर्थ है कि जब समय बीतता है तो अभिकारक की सांद्रता घटती है और समय जब बीतता है तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, ठीक। यही वजह है कि जब भी हम लोग अभिकारक का वेग लिखते हैं, ठीक है ना, अभिकारक का वेग लिखते हैं तो चूंकि समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, इसलिए सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करने के लिए अभिक्रिया का वेग लिखते समय वेग के आगे माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। यदि अभिक्रिया का वेग लिखना होता है तो अभिक्रिया के वेग लिखने से पहले माइनस का चिन्ह लगाते हैं। माइनस ये शो करता है कि अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी हो रही है, और सीधे इसके उल्टा
कि यदि हमको उत्पाद का वेग लिखना होता है तो उत्पाद का वेग लिखते हैं तो उत्पाद के वेग के पहले प्लस लिखते हैं, जहाँ प्लस या धन चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। जो हम कह रहे हैं उसको जरा उसको लिख के रिप्रेजेंट किया जाए और बेहतर समझ में आएगा। कहने का हमारा ये अर्थ है कि यदि मान लो कि ए के वेग लिखना है, ठीक है ना, कि अभिकारक ए का यदि वेग लिखना है तो लिखेंगे ए के अभिक्रिया का वेग, ए के अभिक्रिया का वेग। तो देखो वेग लिखने के लिए अभी तरीका सिखाए हैं कि या तो सिंपली हम लोग वेग लिखने के लिए dx/dt लिखते हैं और नहीं तो d बड़ा कोष्ठक में x/dt लिखते हैं। दोनों में से कोई एक तरीका लगाते हैं। मान लो इसी तरीके का प्रयोग कर दिए तो a का वेग लिखना होगा तो लिखेंगे d, और यहाँ मान ले रहे हैं कि अभिकारक a के सांद्रता में परिवर्तन a है तो लिखेंगे dA/dt। और चूंकि ये अभिकारक है ना, समय के साथ इसके सांद्रता में परिवर्तन होगा लेकिन कमी होगी ना, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। अभी अब बताएं तो अभिकारक का वेग लिखने से पहले, इसका वेग लिखने से पहले इसके आगे माइनस चिन्ह लगा देते हैं। तो जब भी अभिकारक का वेग लिखना तो आगे माइनस लिख देंगे। ठीक है। तो अभिकारक ए के अभिक्रिया का वेग हो जाएगा -dA/dt। ठीक। सेम इसी तरीके से यदि उत्पाद बी का यदि वेग लिखना होगा तो हम ये लिखेंगे बी के अभिक्रिया का वेग, बी के अभिक्रिया का वेग। वेग को सिंपली दर भी कहा जाता है ना। वेग के जगह पर जरा हम चाहें तो दर भी लगा सकते हैं। वेग लिखो चाहे दर लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है। वेग के जगह पर दर भी लिख सकते हैं। ठीक। तो इसका क्या लिखेंगे, इस पर लगाएंगे तो डी, एक्स के जगह पर बी काम कर रहा है, बी dB/dt। और चूंकि ये उत्पाद है ना तो उत्पाद का समय के साथ सांद्रता में वृद्धि होती है तो इसके वेग को दिखाने के लिए आगे प्लस लिख देते हैं। ठीक। यही बात हम समझा रहे थे कि समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, इसलिए अभिकारक का वेग लिखते समय उसका वेग लिखने से पहले माइनस लगाते हैं। ठीक। और जब उत्पाद का वेग लिखा जाता है तो समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए उत्पाद का वेग लिखते समय वेग के पहले हम लोग प्लस लगाते हैं। ठीक। ये तो पहली बात है। ठीक है। ये नोट नंबर 1 है कि वेग लिखते समय ये बात ध्यान में रखा जाता है। ठीक है ना। तो ये बात पहली पॉइंट है कि अभिकारक का वेग लिखेंगे तो अभिकारक के वेग के पहले हम लोग माइनस लगाएंगे, जहाँ माइनस चिन्ह अभिकारक के सांद्रता में कमी को दिखाता है। और जब उत्पाद का वेग लिखा जाता है तो उत्पाद के वेग लिखने से पहले प्लस लगाते हैं, जहाँ प्लस उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ठीक। अब जरा दूसरी बात देखा जाए कि वेग लिखते समय दूसरी बात क्या है। ठीक है। सेकेंड बात जरा हम यहीं पर दिखा दे रहे हैं। ठीक। सेकेंड बात को, नोट सेकेंड को हम यहीं दिखा दे रहे हैं कि एक बात दिमाग में रखो कि साम्यावस्था पर होता क्या है। साम्यावस्था पर होता क्या है कि अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। ठीक है ना। साम्यावस्था पर जो होता है अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। या उसी बात को सिंपली कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जब भी वेग लिखा जाता है, जब भी अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है तो अभिकारक और उत्पाद का जो वेग होता है वो सिंपली बराबर होता है। ठीक है। कि जब भी हम लोग वेग, अभिक्रिया के वेग को लिखा जाता है तो अभिकारक और उत्पाद का वेग जो होता है ना वो बराबर होता है। तो इसको सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि -dA/dt इक्वल टू प्लस dB/dt। ये हम लिख सकते हैं कि अभिकारक का वेग और उत्पाद का वेग आपस में बराबर होता है। ये दूसरी बात नोट करके रखोगे। ठीक है ना। कि अभिकारक और उत्पाद का वेग आपस में बराबर होता है, या ये कह लो कि अभिकारक या उत्पाद के जो अभिक्रिया की दर होती है वो परस्पर आपस में बराबर होती है। ठीक है ना। तो ये दो बात याद रखोगे। पहली बात तो ये है भाई कि अभिकारक का वेग लिखेंगे तो पहले माइनस चिन्ह लगाएंगे, जहाँ ये माइनस ये शो करेगा कि समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है। दूसरी बात याद रखेंगे
उत्पाद का जब भी अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है आगे प्लस लगाते हैं, जहाँ प्लस ये दिखाता है कि समय के साथ साथ उत्पाद की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरी बात ये दिखाएंगे कि अभिकारक और उत्पाद के जो अभिक्रिया का वेग होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, कि अभिकारक तथा उत्पाद के अभिक्रिया का जो वेग होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक, उसके बाद अभिक्रिया का वेग लिखते समय एक और बात दिमाग में रखना है। वो तीसरी बात क्या है देख लो। वो तीसरी बात क्या है ये देखा जाए। अभिक्रिया का वेग लिखते समय तीसरी बात क्या है उसको सुन लो। कि सपोज करो एक हम रिएक्शन लिख रहे हैं N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। सपोज करो ये रिएक्शन लिखे हैं। यदि इस अभिक्रिया का वेग लिखना होगा, यदि अभिक्रिया जो हो रही है, रिएक्शन जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रही है, जो अभिक्रिया दिखाई दे रही है, यदि इस अभिक्रिया का वेग लिखना होगा तो देखो हम लोग करते क्या है कि यदि इसका अभिक्रिया का वेग लिखना होगा, अभिक्रिया का वेग या वेग को सिंपली हम लोग दर भी बोलते हैं, कि यदि अभिक्रिया की दर लिखना होगा तो देखो ये दोनों अभिकारक है ना, ये उत्पाद है। अब ये सीखे हैं कि अभिकारक का वेग लिखते हैं तो उसके आगे माइनस लगाते हैं, और जो उत्पाद का वेग लिखते हैं तो आगे प्लस लिखते हैं। ठीक, और जितने भी रिएक्शन में अभिकारक और उत्पाद होते हैं उन सब का वेग भी आपस में बराबर होता है। अभी दूसरे नोट में हम लोग देखें, ठीक है ना, दूसरे नोट में हम लोग ये देखे हैं, ठीक, कि अभिक्रिया का जो वेग होता है